लेकिन पहले उससे असाइनमेंट की कुछ चीज़ें जिनको समझ नहीं आई वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि क्रिएट अ बेसिक एचटीएमएल पेज विद द बटन एंड div एलिमेंट। तो इट वाज वेरी सिंपल। हमने एक बेसिक एचटीएमएल पेज बनाना था जिसके अंदर एक div बनानी थी, ठीक है, और div के बाद एक बटन बनाना था। तो मैं यहाँ पे बटन बना लेती हूँ और एक div बना लेती हूँ, ठीक है। बटन को कोई भी नेम दे देते हैं, सबमिट या वट एवर, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। देन है यूज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट द आईडी टू गेट रेफरेंस टू द बटन एलिमेंट। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रही हूँ तो बटन को गेट करने के लिए तो बटन के पास क्या होगी, एक आईडी होगी, ठीक है। तो मैं बटन को एक आईडी दे देती हूँ। लेट्स से मैं बटन को आईडी दे दी बीटीएन के नाम से, ठीक हो गया। तो मैं इस बटन को यहाँ पे गेट करूंगी और गेट करने का तरीका ये है कि मैं इसको एक वेरिएबल में ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और आईडी मैंने क्या दी हुई है, बीटीएन। तो ये क्या करेगा, एक बटन ले लेगा, ठीक है। अगर मैं इसको लॉक कराती हूँ चेक करने के लिए तो बीटीएन, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये बटन बीटीएन आ गया, ठीक है। और असाइनमेंट में क्या था कि यूज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी टू गेट रेफरेंस टू द बटन एलिमेंट एंड ऐड एन इवेंट। अब इसने कहा कि एंड ऐड एन इवेंट लिसनर फॉर द क्लिक इवेंट। तो मैंने ऑलरेडी इवेंट लिसनर आपको बताए हुए थे ऑन क्लिक, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था, यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन को कॉल करेगा। वो कह रहा है कि ऑन क्लिक के ऊपर कुछ हो, ठीक है। तो मैं इसके ऑन क्लिक को सबसे पहले ले लेती हूँ। ऑन क्लिक के ऊपर वो लेट से मैं यहाँ पे इसको कह देती हूँ कि क्लिक के नेम से क्लिक बीटीएन, ठीक है। मैं क्लिक बीटीएन के नाम से एक फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देती हूँ। अब ये फंक्शन बनाना भी है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि जब इवेंट लिसनर, तो मैंने क्लिक इवेंट लगा दिया, ये मैंने क्लिक इवेंट लगा दिया, ठीक है। लेकिन और इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे ये बनाना भी है। तो मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे आके इसको बना लूंगी फंक्शन को, ठीक है। तो ये फंक्शन और फंक्शन का नेम देते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद हम ऐसा राउंड ब्रैकेट देके कर्ली ब्रैकेट देते हैं। ये फंक्शन यहाँ पे बन भी गया है, ठीक है। और ये फंक्शन यहाँ पे मैंने कॉल भी कर दिया ऑन क्लिक के ऊपर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे और मैं सबसे पहले बेसिक चेक करने के लिए फंक्शन काम करा है ऑन क्लिक या नहीं, तो मैंने इसके ऊपर एक हाई वगैरह कुछ प्रिंट करवा सकती हूँ, ठीक हो गया। और अगर मैं आके यहाँ पे रीलोड करूँ तो मैं सबमिट पर क्लिक करूंगी तो हाई आ रहा है। इसका मतलब है मेरा फंक्शन अटैच हो गया, लेकिन मुझे फिर वक्त अलर्ट शो नहीं करवाना। तो मैं देख लेती हूँ, कहा कि जब बटन को क्लिक करें तो उसका इनर एचटीएमएल जो है वो आ जाए बटन क्लिक्ड। यानी कि इनर एचटीएमएल क्या होता है, सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि बटन का इनर एचटीएमएल होता है क्या। तो बटन ये है बीटीएन। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगी कि कंसोल के ऊपर सबसे पहले मैं ये देख लूंगी कि बीटीएन डॉट इनर एच टी एम एल क्या चीज़ होती है, मतलब बटन का इनर एच टी एम एल है क्या इन एक्चुअल। जब मैं बटन डॉट इनर एच टी एम एल लिखूंगी तो ये मुझे बटन डॉट इनर एच टी एम एल बता देगा। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, बटन पे क्लिक किया तो लिखा हुआ आ रहा है सबमिट। इसका मतलब है इनर एच टी एम एल उसका अंदर बटन के जो अंदर वाला इनर एच टी एम एल है वो है, ठीक है। तो वैल्यू जो हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, टैग की। तो यहाँ पे भी बटन डॉट इनर एचटीएमएल ये आ रहा है। वो ये कह रहा है कि जब बटन के ऊपर क्लिक करें तो उसका इनर एचटीएमएल चेंज हो जाए, जो कि आ जाए बटन क्लिक्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल ये काम करूंगी कि मैं कहूंगी कि यहाँ पर कि बटन का इनर एचटीएमएल जो है जब मैं क्लिक करूं तो हम यहाँ पे आके कहेंगे कि बटन का इनर एचटीएमएल है वो इक्वल है किसके, बटन क्लिक्ड के, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आके कहूँ कि बीटीएन बताओ, ठीक है, और मैं आके इसको यहाँ पे रीलोड करूंगी तो बटन का सबमिट करूंगी तो ये देखें बटन के अब जो बटन आ रहा है बटन के अंदर इन एचटीएमएल क्या सेट हो रहा है, बटन क्लिक्ड। समझ आ गया। तो ये आपका प्रॉबेबली ये यहाँ तक आपके पास ये कंप्लीट हो जाता है। देन आपके पास फेज था कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम रेफरेंस करो ताकि आप कंटेनर को गेट कर सको, कंटेनर की क्लास को, ठीक है। हाँ, सॉरी, फंक्शन को ये बनाया है हमने, फंक्शन का नाम दिया है, आगे फंक्शन का सबसे पहले कीवर्ड दिया है फंक्शन का, फिर फंक्शन का नाम दिया है, आगे करली ब्रैकेट्स दिए और अंदर बटन दे दिया। हाँ, ये जो क्लिक्ड बीटीएन मैंने फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के ऊपर ऑन क्लिक पे कॉल किया है, ठीक है। जब आप एब्सेंट थे, लाहौर थे, ठीक है, मजे कर रहे थे, तो उस टाइम मैंने ये पढ़ाया था, ठीक है, फंक्शन के ऊपर कि ऑन क्लिक ऑन चेंज किस तरह कॉल होते हैं। ये ऑन क्लिक के ऊपर मैं एक फंक्शन कॉल करी हूँ कि जैसे क्लिक करूँ तो ये चीज कॉल हो जाए। अब ये चीज कोई ऐसे ही नहीं होती, या हम ऑन क्लिक के ऊपर कोई ना कोई फंक्शन कॉल करे होते हैं या डायरेक्ट यहाँ फंक्शन बना रहे होते हैं। तो मैंने ऑन क्लिक के ऊपर यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया है, सिर्फ ये कॉल करना होता है, ठीक है, कॉलिंग फंक्शन।
तो यहाँ पे जब मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, फंक्शन बना भी होना चाहिए जिसको अब ये जब देखेगा कि इसके ऑन क्लिक के ऊपर ये चीज कॉल हुई हुई है, तो वो ये देखेगा क्लिक बटन तो कहीं है ही नहीं, क्या कॉल करूँ, तो क्लिक बटन यहाँ बनाना जरूरी है। उसके लिए हम सबसे पहले देते हैं, ये एक फंक्शन है तो फंक्शन का कीवर्ड देते हैं, आगे क्लिक बटन लिखूंगी और अब इसके अंदर मैं जो भी करना चाहती हूँ तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी ये चीज कॉल हो जाएगी और इसके अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो होगा। समझ आ गई? तो ये अब मेरे पास इस तरीके से मैंने वो काम किया। नेक्स्ट वो कह रहा है कि गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम यूज करो ताकि सारे एलिमेंट्स आप गेट कर लो जो कि कंटेनर की क्लास के अंदर हैं। ठीक है, तो कंटेनर की क्लास मतलब मेरा डिव हो गई। ठीक है, तो डिव को मैं क्लास दे देती हूँ, लेट से एक कंटेनर के नेम से, ये मेरी क्लास होगी। अब मैं इस क्लास को जब यहाँ पे गेट करूंगी, ठीक है, लेट से मैंने कहा कि डिव इज इक्वल्स टू या जो भी आप दे रहे हैं, हाँ डिव ही दे देते हैं। ठीक है, get elements by class name, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय एलिमेंट्स होता है, ये एस भी आता है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम क्योंकि एलिमेंट्स को गेट कर रहे हैं आप लोग, यही फर्क है। वो एक एलिमेंट था, जब आपने लिखा कि एलिमेंट्स बाय क्लास नेम तो अब आपके पास क्लास क्या थी, कंटेनर। ठीक हो गया, तो आपने कंटेनर की क्लास को यहाँ से किया कॉपी, यहाँ आके उसके नाम को पेस्ट कर दिया इन्वर्टेड कॉमर्स में। अब अगर आप आके कहोगे कि लॉक करा लो डिव मेरी जो कि div मैंने बनाई है, यानी कि वेरिएबल अपने को कॉल करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मेरे पास ये पूरी की पूरी डिव में सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक हो गया, मैं इसको अगर खोल लूँ तो डिव जीरो इंडेक्स के ऊपर डिव पड़ी हुई है, वो सारी की सारी ये आ रही है। ठीक हो गया, तो मेरे पास सारी की सारी जो डिव्स हैं वो इसके अंदर मौजूद है। अब वो क्या कह रहा है कि डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट के अंदर से सारे एलिमेंट जो कंटेनर क्लास के हैं वो गेट कर लो, तो मेरे पास कंटेनर एक ही था। ठीक है, तो वो आ रहा है मेरे पास जीरो इंडेक्स पे। अब वो कह रहा है लूप थ्रू द रिजल्टिंग एरे एंड सेट द बैकग्राउंड ऑफ ईच एलिमेंट टू रेड। ठीक हो गया, तो हम लोगों ने ये चीज लूप के थ्रू करनी थी लेकिन लूप अभी हमने नहीं पढ़े, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप परफॉर्म कुछ इस तरह का करो कि जितने भी एलिमेंट्स, मिसाल के तौर पे मेरे पास इस कंटेनर के अंदर ये बटन भी पड़ा हुआ है, पैराग्राफ भी पड़ा हुआ है, डिफरेंट चीजें पड़ी हैं, हेडिंग भी पड़ी है, तो मैं इस कंटेनर को गेट करके इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको क्या कर दूं, बैकग्राउंड कलर उनका सेट कर दूं। लेकिन मैं वो काम अभी नहीं कर सकती क्योंकि हमने लूप नहीं पढ़ा। तो अगर सिंपल मुझे इसको कलर चेंज करना है, मतलब इस कंटेनर का लेट से कलर चेंज करना है, तो वो मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी कंटेनर की क्लास गेट हुई भी है मेरे पास। ठीक हो गया, और अब अगर मैं आके कह देती हूँ कि div डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, ठीक है, इज इक्वल टू रेड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये वर्क नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क बिकॉज यहाँ पर अगर मैं आके कह रही हूँ कलर, तो वो कह रहा है कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। वजह क्या है कि मैं यहाँ पे कह रही हूँ कंटेनर की क्लास, और कंटेनर की क्लास जब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट्स, तो एक नहीं मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और सेम नेम के साथ हो सकते हैं क्लास के केसेस में। तो मैंने आपको कहा था जब भी क्लास देंगे इंडेक्स नंबर लाजमी देंगे। अब क्योंकि एक कंटेनर आपका फर्स्ट क्लास फर्स्ट उसमें पड़ा हुआ है, मतलब पहली है, तो यहाँ पे मैं आके क्या दे दूंगी, इंडेक्स नंबर। तो मैंने यहाँ पे आके साथ ही इंडेक्स नंबर इसको दे दिया। अब मैं आगे इसको रीलोड कर लेती हूँ, तो ये मेरे पास पूरा का पूरा इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, जब मैंने उसको कंटेनर का यानी पूरी डिव का हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरीके से डिव स्टाइल हो रही है। देन आपको मैंने यहाँ पर कहा कि यूज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम टू रेफरेंस ऑल द पी एलिमेंट्स ऑन द पेज। ठीक है, लेट से मेरे पास मल्टीपल पीज हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आप अगर सारे पीज को गेट करना चाहते हैं, सारे पैराग्राफ्स को, तो आप टैग नेम गेट करें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मल्टीपल पैराग्राफ दे देती हूँ। लेट से मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पर दे दिया। ठीक है, और लेट से मैंने दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे भी दे दिया। मैंने यहाँ पे इसको कहा कि मेरे पास पैराग्राफ 1 है। ठीक है, लेट से मैंने कहा ये पैराग्राफ 1 है और मैं यहाँ पे आके इसको कह देती हूँ कि ये मेरे पास पैराग्राफ 2 है। ठीक हो गया, अब मेरे पास दो पैराग्राफ्स हैं। अब क्योंकि मैं टैग नेम गेट करना चाह रही हूँ टैग के थ्रू, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम यूज करना है, तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम लूंगी। ठीक हो गया, और मैं यहाँ पे आके कह दूंगी कि लेट से वेरिएबल पी पैराज में जो गेट करने हैं सारे। ठीक है, तो मैं कहूंगी डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, टैग का नाम क्या है, पी, मतलब मैं सारे पैराग्राफ गेट करने जा रही हूँ। ठीक हो गया, अब अगर मैं आके लॉक करा लेती हूँ इस पैरा को कि सारे पैराग्राफ को लॉक करा लो, तो अब मैं आके जब इसको रीलोड करूंगी तो ये देखें वो क्या कर रहे हैं, दोनों पैराग्राफ्स ले रहे हैं, जीरो इंडेक्स वाला भी और
वन इंडेक्स वाला भी, क्योंकि मैंने टैग ले लिया, टैग के थ्रू दोनों गेट हो गए। तो यहाँ पे यही कह रहा था कि अगर आपको सारे के सारे पी लेने हैं पेज के ऊपर तो इट एलिमेंट बाय टैग नेम यूज करो। अब वो ये कह रहा है कि लूप थ्रू, ये बात की बात है कि लूप थ्रू द रिजल्टिंग एरे एंड सेट द टेक्स्ट कलर ऑफ ईच एलिमेंट टू ब्लू। ये हम लेटर ऑन देखेंगे कि हमें किस तरीके से हाँ उसको करना है, ठीक हो गया। लूप के ऊपर लूप करवाना है इसको। use document.query selector to get a reference to the first h1 of the page, ठीक है। set the text to hello world, वो कह रहा है कि एक h1 बनाओ जिसका टेक्स्ट ये होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके क्या काम करूंगी, अब लेट्स से यहाँ पे दो h1 बने हुए क्योंकि उसने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट, तो मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि h1, ठीक है। और h1 में मैं आके ये दे देती हूँ, ठीक है। मैं अगेन h2 बना, सॉरी यहाँ पे h1 बनाती हूँ, ठीक है, जिसको हेलो वर्ल्ड 2 कह देती हूँ, ठीक है। वो हेलो वर्ल्ड 1 वाला है। अब मैंने इनको डिफरेंशिएट करने के लिए 1 2 दिया ऑल दो। अच्छा दोनों ये मेरे पास h1 है। अब मुझे क्यूरी सेलेक्टर यूज करना है, क्यूरी सेलेक्टर क्लास के लिए यूज होता है, तो मैं दोनों को क्लास दे दूंगी, ठीक है। मैंने इसको भी क्लास दे दी कि हेड 1 है मेरा, ठीक है। सेम क्लास में उठा के दे देती हूँ अपने दूसरे वाले h1 को, ये। अब इन दोनों की क्लासेस सेम है, मतलब h1 की, इसकी भी हेड 1 क्लास है, इसकी भी हेड 1 क्लास है, दोनों की हेड 1 क्लास है। अब अगर मैं इसको गेट करूं थ्रू दिस क्लास नेम, तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे मैं आके कहूँ कि मेरे पास वेरिएबल है हेड, ठीक है, हेड के नाम से बना लेती हूँ। मैं आगे कहूंगी कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। अब क्लास मेरा क्या है, ये सॉरी हेड 1 है, ठीक है, हेड 1। अब क्या होगा कि यहाँ पर अगर मैं आके इसको लॉक करवा लूँ, ठीक है, तो मैं आके कहूँ कि हेड को लॉक करो, तो यू विल सी कि जितने भी हेड हैं दोनों, ये दोनों के दोनों आ गए, ठीक है। वो कह रहा है क्यूरी सिलेक्टर यूज करो। क्यूरी सिलेक्टर क्या चेंज लेकर आएगा, अगर मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और क्यूरी सिलेक्टर के केसेस में मैंने आपको बताया कि अगर मैं यहाँ पे सिंपल क्यूरी सिलेक्टर देती हूँ और मैं आके इसको रीलोड कर लेती हूँ तो ये नल आ रहा है, ठीक हो गया। अब अगर मैं आके इसके साथ डॉट लगाऊंगी तो ही मेरा क्यूरी सिलेक्टर काम करेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि क्यूरी सिलेक्टर के केसेस में हम डॉट यूज करते हैं। अब रीलोड किया, अब मेरे पास बाय डिफॉल्ट पहला वाला हेड 1 आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या यूज किया हुआ है, क्यूरी सिलेक्टर। तो वो यही कह रहा है कि क्यूरी सिलेक्टर यूज करके आप पहले एलिमेंट को, पहले h1 एलिमेंट को पेज पे शो कराएं, ठीक है। और वो बाय डिफॉल्ट पहला ही लेता है। देन आ रहा है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल यूज करके जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि आइटम की क्लास के नाम से हैं, ठीक है, उनको शो करा दें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे आइटम की क्लास के नाम के सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब इसके अंदर जितनी भी चीजें पड़ी हैं सब आइटम के नाम से। तो मैं अगर मल्टीपल क्लासेस देना चाहती हूँ, मैं स्पेस दे के इस तरह दे सकती हूँ, मतलब अब इसके पास 2 क्लासेस हैं, समझ आ गई। और यहाँ पर आईडी है तो मैं यहाँ पे इसको क्लास दे देती हूँ लेट्स से आइटम के नेम से, ठीक हो गया। अब इसके पास भी क्लास नहीं थी, मैंने इसको भी क्लास दे दिया आइटम के नाम से, ठीक है। अगेन इसके पास क्लास नहीं थी तो मैंने इसको भी क्लास दे दिया आइटम के नाम से, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर आकर इसको रीलोड कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहे हैं ये देखें। अब अगर मैं इस सबको आइटम दिया है, अब ये सारी की सारी चीजों को गेट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, क्यूरी सिलेक्टर ऑल यूज कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कह देती हूँ लेट्स से क्यू ए के नाम से, तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। और अंदर मैं आके क्या दे दूंगी, आइटम, ठीक है। अगेन मुझे यहाँ पे डॉट यूज करना पड़ेगा, हाँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर ऑल यूज नहीं करती हूँ, ठीक है, और मैं आके इसको लॉक करवा लेती हूँ क्यू ए, जी ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। डॉट आपको देना क्यूरी के केसेस में लाजमी, क्यूरी सिलेक्टर में और क्यूरी सिलेक्टर ऑल में डॉट देते हैं सिर्फ और सिर्फ। ये देखें अब आ गया। अब नोड लिस्ट में क्या आ रहे हैं, 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं, h1 बटन और 2 पैराग्राफ, यानी कि सब के सब क्या आ गए मेरे पास, गेट हो गए। और यहाँ पे मैंने यही बात बोली थी कि आपके पास क्यूरी सिलेक्टर ऑल के थ्रू आप सारे एलिमेंट्स को रेफरेंस कर लो। लूप हमने भी नहीं किया तो हम ये चीज छोड़ सकते थे। देन अलर्ट फंक्शन आप यूज करें टू डिस्प्ले अ मैसेज टू द यूजर व्हेन द पेज लोड्स, द मैसेज शुड से वेलकम टू माय साइट। तो मैं यहाँ पे एक अलर्ट सिंपल जनरेट करवाना था, बिल्कुल बेसिक सी चीज थी कि यूजर जैसे ही आएगा तो उसको एक अलर्ट शो करवाएंगे, ठीक है। अलर्ट में हमने ये शो करवाना था वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक हो गया। रीलोड करवाया तो वेलकम टू माय वेबसाइट आ रहा है, ठीक हो गया। देन आगे आपके पास यूज कंसोल डॉट लॉग। अच्छा फिल वक्त के लिए मैं इसको कमेंट कर रही हूँ, रीजन के बार बार अलर्ट शो होता रहता है तो मैं बाद में अनकमेंट कर लूंगी बेशक, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास
नेक्स्ट था कि यूज कंसोल डॉट लॉग टू लॉग अ मैसेज टू द कंसोल व्हेन द बटन इज क्लिक्ड द मैसेज शुड से बटन क्लिक्ड। तो मैंने क्या काम करना था कि ऑन क्लिक के ऊपर, यानी कि जैसे ही हम वैसे भी मेरे पास बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगा हुआ था, ये देखें बटन पे ऑन क्लिक लगा हुआ है क्लिक बीटीएन के नाम से, ठीक है, कि जैसे ही मैं क्लिक करूं तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। तो जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास ये बटन क्लिक, मैंने इनर एचटीएमएल पहले चेंज किया था। अब मैं कंसोल के ऊपर क्या दे दूंगी, ओ सॉरी, कंसोल डॉट लॉग के ऊपर कि मेरे पास बटन क्लिक आ जाए, ठीक हो गया। तो मैं लॉग में आके कहूंगी कि मेरे पास ये शो करवा दो, ठीक हो गया। तो मेरे पास अब जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो ये देखें बटन क्लिक आ रहा है, ठीक है। वो बटन तो ऊपर पूरा आ रहा है कंप्लीट, लेकिन ये बटन क्लिक भी आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या है कि ओके, यहाँ पर क्या था, यूज कंसोल डॉट वार्न टू लॉग अ वार्निंग मैसेज टू द कंसोल व्हेन द इनपुट फील्ड इज एम्प्टी द मैसेज शुड से इनपुट फील्ड इज एम्प्टी। हमने कंसोल डॉट वार्न के थ्रू एक वार्निंग मैसेज जनरेट करना था कंसोल के ऊपर जब इनपुट फील्ड आपकी एम्प्टी होगी, ठीक है, और इनपुट फील्ड ये काम करेगा। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगनी थी, वो हमने भी पढ़ी नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लली कुछ नहीं पढ़ी, लेकिन बेसिक सी कंडीशन लगनी थी। आप सिंपल वार्न भी जनरेट करा सकते थे विदाउट कंडीशन, ठीक है, क्योंकि हमने इफ नहीं पढ़ा। लेकिन अगर आप कंडीशन देना चाहते हैं तो वो सिंपल इफ होता है कि अगर तो मेरे पास क्या है, इनपुट फील्ड एम्प्टी है, तो सबसे पहले तो मैं इनपुट फील्ड यहाँ पे बनाऊंगी, ठीक है, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी भी है। लेट से मैंने इनपुट दे दिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक हो गया, और मैं इस इनपुट टाइप को कोई आईडी दे देती हूँ। लेट से मैं नेम के नाम से आईडी दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे अब क्या काम करना है कि नेम ले लेती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और आईडी क्या है मेरे पास, नेम, ठीक हो गया। अब मेरे पास नेम है, अगर मैं आकर सिंपल लॉग करवा लूँ, ठीक है, ये नाम, तो मैं चेक करूंगी सबसे पहले मेरे पास इनपुट फील्ड आ भी रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं आके रीलोड करती हूँ, अब ये मेरे पास इनपुट फील्ड इस तरीके से शो हो रही है, ठीक हो गया। मैंने क्योंकि हमने नेम दे दिया और नेम इटसेल्फ आपके पास जो है वो यूज होता है, तो हम नेम नहीं यूज करते, नेम पे अक्सर इस तरह इशू देता है। एन ले लेते हैं वेरिएबल, जो क्रॉस लगा उसमें कोई मसला है, ठीक है, तो हम इसको ये, तो मेरे पास इनपुट टाइप अब आ रही है, समझ आई, ये मिस्टेक थी, देखें अगर मैं उसी तरह अप्लाई करती तो ये चीज़ अप्लाई ना होती, इसलिए पहले एलिमेंट्स चेक किया करें। अब मेरे पास एन काम कर रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना था कि वो कह रहा है कि अगर तो ये इनपुट फील्ड एम्प्टी है, ठीक है, तो मैंने इनपुट के अंदर वैल्यू होती है ना, तो मैं कहूँगी कि इफ कंडीशन लगेगी कि अगर मेरे पास एन के अंदर जो वैल्यू है वो एम्प्टी है, मतलब कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो क्या काम करें, वो एक अलर्ट, हाँ हाँ वार्निंग शो करा दे। तो वो वार्निंग जो है वो कंसोल डॉट वार्न के ऊपर हम जाएंगे, ठीक है, सॉरी कंसोल डॉट वार्न यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कहेंगे कि वार्निंग हमने क्या यहाँ पे जनरेट की थी कि इनपुट फील्ड इज एम्प्टी, कॉपी पेस्ट, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपके पास इसको आप आके रीलोड करेंगे तो ये इनपुट फील्ड अभी एम्प्टी आ रहा है क्योंकि इनपुट फील्ड में कोई भी वैल्यू नहीं है, समझ आ गई। तो ये आपके पास वार्निंग जनरेट होगी। उसके बाद उसने कहा है कि यूज कंसोल डॉट एरर टू लॉग एन एरर मैसेज टू कंसोल वर द सर्वर रिटर्न्स एन एरर, ठीक है, अगर सर्वर के अंदर कोई एरर आ जाता है तो मैसेज आ जाए कि सर्वर टर्न्ड एन एरर। तो अगर आपके पास सर्वर के ऊपर कोई मैसेज आ रहा है, यानी कि एरर आ रहा है, तो आप ये मैसेज जो है वो कंसोल करेंगे। तो आप सिंपल यहाँ पे यूज कर लेते हैं कंसोल डॉट एरर, ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों के लिए इनफ थी। यहाँ के रीलोड करूंगी, ये एरर जनरेट कर रहा है, सर्वर रिटर्न एन एरर। उसके बाद आपके पास आ रहा है टॉपिक था एरेस, जो मैंने आपको पढ़ाई थी, जो प्रीवियसली आई गेस हमने एरेस की थी ना, मल्टी डायमेंशनल एरेस और एरेस। तो ये तो बिल्कुल बेसिक जो हमने फर्स्ट क्लास में चीजें पढ़ी, अगर आप लोगों ने असाइनमेंट की है तो आप लोगों को सारी चीजें जो अभी तक पढ़ी हैं वो क्लियर हो जाती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है एरेज रिलेटेड। तो एक एरे बनानी थी जिसके अंदर कुछ ये एलिमेंट्स होने थे, तो मुझे क्या करना था, मैंने ये उठाना था और सॉरी यहाँ से मैं फिर कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, ओके। ये एक एरे बनानी थी, तो मैं यहाँ पे आके कहूंगी कि वेरिएबल लेट से ए में मैंने आके कर दिया, ठीक है, यहाँ मैं कह देती हूँ कि एरे के नाम से ही मैं इसको बना लेती हूँ। तो ये मेरे पास एक एरे बन गई, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम इनिशियलाइज करेंगे। अगर मैं लॉग पे आती हूँ, मैं आके लॉग पे ये शो करवा लेती हूँ एरे, ठीक है, और सेव करवा लेते हैं,
रीलोड करवा लेते हैं। तो ये एरे आ रही है, ठीक है, इसकी लेंथ 5 है। तो अब मेरे पास ये एरे आ रही है। अब वो कह रहा है कि यूज इंडेक्सिंग टू एक्सेस एंड लॉग द सेकंड एलिमेंट इन द एरे बनाना टू द कंसोल विच इज वेरी इजी। वो कह रहा है इंडेक्सिंग यूज करें, मतलब इंडेक्स यूज करें ताकि आप एक्सेस कर सकें और लॉग कराएं सेकंड एलिमेंट। तो हमें वैसे भी पता है कि अगर मुझे ये एलिमेंट बनाना प्रिंट कराना तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, इसका इंडेक्स नंबर। तो ये किस पे पड़ा हुआ है, 0 पे पड़ा हुआ है, ये 1 पे पड़ा हुआ है। तो ये 1 इंडेक्स में जैसे ही दिया तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, बनाना प्रिंट होके आ जाएगा। देन क्या हो रहा है, नेक्स्ट था यूज द लेंथ प्रॉपर्टी टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे एंड कंसोल रन। तो वो भी बहुत इजी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं यहाँ पर आकर उस एरे को सिंपल एक्सपेंड करूँ, मतलब मैं यहाँ पे आके कोमा लगा के आपको एरे भी शो करवा लेती हूँ। अगर मैं एरे दे दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास एरे भी साथ आ रही है। तो मैं अगर एरे को ओपन करूँ तो ये लेंथ का है, इसकी लेंथ कितनी आनी चाहिए, 5। और लेंथ किस चीज की है, इस बेसिकली एरे की। और एरे किस में पड़ी हुई है, इस एरे में। तो मैं एरे डॉट लेंथ यूज करूंगी तो ये मुझे क्या दे देगा, उसकी लेंथ। सिंपल एरे डॉट लेंथ से लेंथ आ जाती है। तो ये बता रहा है उसकी लेंथ कितनी है, 5। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो आ जाता है क्रिएट अ न्यू एरे दैट कंटेन्स द एलिमेंट्स। तो ये बहुत इजी था कि आपको एक नई नई एरे बनानी थी जिसके अंदर कुछ ये एलिमेंट्स होने चाहिए थे। तो आपने एरे एक बना चुके थे ऑलरेडी, आपने आके एरे 2 के नाम से एक एरे बनानी थी और उसके अंदर आके ये एरे स्टोर करवा देनी थी। ठीक हो गया। एंड हटाना था ऑब्वियसली, वरना एंड काम नहीं करता। ठीक है, उसके अंदर तो मैंने इस इन एलिमेंट्स के नेम से एरे बना दिया है। यूज द कनकैट मेथड टू मर्ज द टू एरेज टुगेदर एंड लॉग द। कनकैट का मतलब मेथड क्या करता है, कनकैटिनेशन जो होती है वो जोड़ता है, कनकैट करता है दोनों को। ठीक है, ज्वाइन करने को बोलते हैं कनकैट का मेथड। कनकैट का मेथड बहुत सिंपल है, आपने यूज करना था एरे। एरे क्या चीज है, अब इस एरे में ये आ रही है, पूरी की पूरी ये एरे आ रही है। ठीक है, एरे आपने कहना है डॉट कनकैट। ठीक है, ये मेथड होता है कि इस एरे के साथ जोड़ो, कनकैट करो। ठीक है, कनकैट क्या करो, ये कनकैट का मेथड है इस तरह से। ठीक है, जो जोड़ने में हेल्प करता है। और कनकैट करना क्या है, ये एरे 2 कनकैट करनी है, तो आप यहाँ आके ये लिख देंगे। तो मैंने अपना पहला वेरिएबल लिखा जिसमें ये एरे पड़ी हुई थी, मैंने कहा उसको कनकैट करो, तो दूसरा वेरिएबल है उसके साथ। ठीक है, और लेट से मैं इसको यहाँ पे आके कह देती हूँ कि मेरे पास ये एक इस वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, एरे 3 के नेम से। तो मैं यहाँ पे आके लॉग करवा लूंगी अपनी एरे 3, और मैं आके इसको रीलोड करूंगी। तो ये देखें, अब कंकैटिनेशन के मेथड से ये दोनों एरे ज्वाइंट होके एक एरे बन गई हैं। समझ आ गई है। तो ये होता है आपका कनकैट का मेथड। ठीक हो गया। तो उसने दोनों एरेस को ज्वाइन कर दिया। यहाँ तक आपका बस ये जो है असाइनमेंट थी। अब समझ आ गई है जी समीर, कोई बात समझ नहीं तो पूछ लें। आ गई है समझ जी। कनकैट ये होता है, देखें मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वेरिएबल है ए। ठीक है, ए के अंदर पड़ा हुआ है मेरे पास अपना अपना नेम का फर्स्ट लेटर अलिशबा। ठीक है, और मेरे पास बी के अंदर पड़ा हुआ है लेट से अपने नेम का दूसरा लेटर जो कि है जफर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ एक तीसरा वेरिएबल बनाती हूँ। मैंने अब इस अलिशबा और जफर दोनों को ज्वाइन करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए के अंदर मेरे पास क्या पड़ा, अलिशबा डॉट कनकैट का मेथड यूज करूंगी, ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो इस ए को किसके साथ जोड़ना चाहती हूँ, बी के साथ, तो इस बी में अंदर लिख दूंगी। अब अगर मैं आके लॉग करवा लेती हूँ अपना सी। ठीक है, तो जैसे ही मैं सी को लॉग करवा लेती हूँ तो यहाँ पर आप आके देखेंगे कि अलिशबा और जफर दोनों जुड़ गए हैं। नजर आया। तो ये होता है कि ये आपस में इनको जोड़ देते हैं। अब मुझे एरेस को जोड़ना था, तो मैंने क्या किया, मैंने जो अपनी पहली वाली एरे बनाई थी वो, और अपनी जो दूसरी वाली एरे बनाई है, उन दोनों को जोड़ा है। और जोड़ने के लिए क्या किया मैंने, यहाँ पर आकर एक तीसरा वेरिएबल बनाया जिसमें पहले के साथ कंकैट किया दूसरे को और कहा है कि तीसरे को। समझ आ गई। स्पेस ऑलरेडी इसमें है, ये तो एरे है। और अगर आपको स्पेसिंग वैसे चाहिए, ये आपके पास नॉर्मल एरे। अगर आपको वैसे स्पेसिंग चाहिए, जैसे मैं अगर कंट्रोल जी करूँ, यहाँ पर थी। ठीक है, इनके दरमियान में स्पेसिंग नहीं थी। ठीक है, तो कनकैट करें तो यहाँ पे आप आके स्पेस दे सकते हैं और प्लस ये स्पेस लेगा और इसके साथ ये। समझ आ गई। तो ये आपकी थी जो असाइनमेंट जो कि आपने सबमिट करनी थी, और ये बेसिक सी असाइनमेंट थी, इसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं थी। आज की क्लास में हमने क्या चीज़ें देखनी है, हमने देखने हैं कुछ अच्छा
अब इसको डिलीट कर लेते हैं, हमने फंक्शंस देखने हैं, ठीक है। अब फंक्शंस के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी भी फंक्शंस थोड़े से देख लिए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक बीडियन के नाम से एक फंक्शन है, ठीक है, हमने यहाँ पे बनाया है बटन के ऊपर। तो बटन के ऊपर जब हम ऑन क्लिक के ऊपर या कुछ भी कॉल करते हैं कोई फंक्शन, तो फंक्शन बनाने का तरीका ये होता है कि हम देते हैं फंक्शन का कीवर्ड, फिर फंक्शन का जो नाम होता है वो देते हैं, जो कि है क्लिक बीटीएन, ठीक है। और नाम देने के बाद हम लोग उस सारी ये राउंड ब्रैकेट्स लाजमी लगाते हैं, ठीक है। और ये अब अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन बना तो लिया, लेकिन मैंने इस फंक्शन को इसके ऑन क्लिक पे कॉल नहीं किया फॉर एग्जांपल, ठीक है। मतलब मैंने बस एक सिंपल फंक्शन बनाया है, ठीक हो गया। सिंपल हम फंक्शन समझ रहे हैं, तो मैंने इसको ऑन क्लिक नहीं किया, मैंने वैसे ही कि यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन बनाया है। क्लिक बीटीएन हटा देती हूँ मैं, इसका नाम रख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल सम। ये क्या करेगा फंक्शन सम का, कि ये दो वैल्यूज को आपस में सम करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो मैंने यहाँ पे आके कहा कि वेरिएबल मेरे पास इसमें ए आ गया, ए के अंदर मेरे पास वैल्यू है लेट्स से 12 पड़ी है, ठीक हो गया। इंटर करूंगी वेरिएबल, मेरे पास बी आ गया, बी में मेरे पास लेट्स से वैल्यू 34 पड़ी है। अब मेरे पास ए भी वेरिएबल है और मेरे पास बी भी वेरिएबल पड़ा हुआ है। मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं चाहती ये हूँ कि ये जो दोनों वैल्यूज है मतलब ए और बी इनका सम हो जाए। तो मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ लेट्स से सी, और सी में मैं कह देती हूँ कि ए के अंदर कर दो प्लस कर दो बी। कीप इन माइंड कि अगर आप यहाँ पर आकर ये इन्वर्टेड कोमास लगा देंगे जैसे मैंने आपको बताया है, और अब अगर मैं आके यहाँ पे लॉक करवा लेती हूँ, ठीक है, सी, तो क्या होगा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो मैं जैसे इसको करूंगी करवाऊंगी और मैं इसको इंस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंसोल पे तो कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, ऑल्दो मैंने यहाँ पे कंसोल करवाया है। वजह ये है कि जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो, ये फंक्शन डिक्लेरेशन होती है। क्या होती है फंक्शन डिक्लेरेशन, जितना आप फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हो, ये है आपकी फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक हो गया। कि आपने फंक्शन को किया एक डिक्लेयर, ठीक है। अब मैंने फंक्शन को डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन मैंने फंक्शन को, जब आप किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हो तो उसको कॉल करना बहुत जरूरी होता है। अब वो आपने फंक्शन को कहाँ कॉल करना है, आप चाहें तो ये index.html के ऑन क्लिक पे भी कॉल कर सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक पे कॉल किया था कि जैसे क्लिक करूँ तो वो फंक्शन कॉल हो जाए, तो वो कॉल हो रहा था। अगर आपने ऑन क्लिक पे नहीं कॉल करना तो आप फिर सिंपल सम लिखते हो और ऐसे राउंड ब्रैकेट्स लगाते हो, और ये अब आपका फंक्शन हो गया है कॉल। तो जो भी फंक्शन आप बनाते हो वो कॉल लाजमी होता है, समझ आ गई है। अब मैं इसको रीलोड करूंगी, क्योंकि अब मैंने इस फंक्शन को कॉल भी किया है, खाली डिक्लेयर नहीं किया, तो ये अब फंक्शन मेरा कॉल हो रहा है और रिटर्न क्या करा रहा है, ए प्लस बी। वजह क्या है, ए प्लस बी क्यों रिटर्न करा रहा है, क्योंकि मैंने इसको इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया और ये अब इसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। अगर मैं इसको इन्वर्टेड कोमा से हटाऊंगी तो ये इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब मैं अगर इसको सेव करूंगी और मैं यहाँ के रीलोड करती हूँ तो ये ए प्लस बी दे देगा, जो कि 46 बन रहा है, समझ आ गई है। तो ये आपके पास जो है वो इस तरीके से जो है वो आपके पास सम आ रहा है। अब ये तो मेरे पास था कि आपके पास ये पैरामीटराइज फंक्शन नहीं था, सिंपल फंक्शन था, ठीक है। आपके पास ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन कॉलिंग। क्यों गेट करेंगे हम इसको, ये फंक्शन है, ये कोई एलिमेंट तो नहीं है। फंक्शन हमेशा, फंक्शन के दो चीज होती है, फंक्शन डिक्लेरेशन होती है और फंक्शन कॉलिंग होती है। डिक्लेयर जब आप फंक्शन करते हो तो आप फंक्शन बनाते हो, कॉल जब आप फंक्शन करते हो तो आप फंक्शन को नाम से कॉल करते हो। अब ये फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है, ठीक है, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। अगर तो मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल नहीं करूंगी, ठीक है, तो ये 46 नहीं शो हो जाएगा, कभी भी नहीं कॉल होगा, क्योंकि मैंने फंक्शन सिर्फ बनाया है, मैंने इसको कॉल नहीं किया। तो इसको कहीं ना कहीं कॉल करना पड़ता है। तो अगर मैंने यहाँ नहीं कॉल किया तो पहले इसलिए काम कर रहा था क्योंकि पहले मैंने इसको यहाँ कॉल किया था इसकी ऑन क्लिक के ऊपर, कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी तो मेरा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, और फंक्शन है सम का। अब मैंने ऑन क्लिक के ऊपर ये सम का फंक्शन कॉल किया है, तो अब इसके क्लिक पे कॉल होगा, समझ आई। वैसे नहीं हो रहा। तो ये आपके पास फंक्शन कॉलिंग होती है, और फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन कॉलिंग इसमें रहती है। अब ये आपके पास था सिंपल विदाउट पैरामीटर्स फंक्शन था, ये विदाउट पैरामीटर्स था। आपके पास आ जाते हैं पैरामीटराइज फंक्शंस, ठीक है। पैरामीटराइज फंक्शंस, पैरामीटराइज फंक्शंस कौन से होते हैं, जिनके अंदर पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब पैरामीटर्स इन्वॉल्व का क्या मतलब है कि मेरे पास कुछ पैरामीटर्स आ जाते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे कहा कि मैं एक सेम नाम से फंक्शन बनाती हूँ, ठीक है। मैं सम के बजाय इसका नाम रख लेती हूँ एडिशन, ठीक है। सेम चीज है, दोनों एक ही काम परफॉर्म करेंगे, ये एडिशन भी सम ही को बोलते हैं, ठीक है। मैंने एडिशन के नाम से एक फंक्शन बना दिया, मैं वैल्यूज चेंज कर लेती हूँ। मैं आगे कह देती हूँ कि लेट से मेरे पास इसके अंदर जो है वो ए की वैल्यू है 34, और लेट से मेरे पास बी की वैल्यू है
अच्छा, बी की वैल्यू है मेरे पास 56, ठीक है? और मैं लेट से कह देती हूँ कि सी के अंदर मेरे पास ए और बी दोनों। जी। वेरिएबल को हम इंट नहीं करेंगे इन केस ऑफ जो है जावास्क्रिप्ट, ये काम नहीं करता, ठीक है? ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। शदीद मुझे गुस्सा आ रहा है इब्राहिम के सवालों पे, क्योंकि ये वो सवाल है जो मैंने पहले पढ़ाए हैं और आप एब्सेंट थे, ठीक है? यहाँ पे मैं या तो लेट यूज करती हूँ, समझ आ गई है, या मैं कांस्टेंट यूज करती हूँ जावास्क्रिप्ट के केसेस में, या मैं वेरिएबल यूज करती हूँ। लेट का स्कोप मैंने बताया था कि वो फंक्शन के तक ही होता है, फंक्शन के तक होता है। वेरिएबल का स्कोप थ्रू आउट प्रोग्राम रहता है, और जो आपके पास कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे A34 दे दिया, अब ये A चेंज नहीं हो सकता, मैं इस A में B को प्लस नहीं कर सकती, समझ आ रही है? तो यहाँ पर मेरे पास आ गया ए सी के अंदर A प्लस बी। अब A प्लस बी क्या हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पर आकर कहूँ कि लॉग करवा ले, लेट्स से सी, ठीक है? और मैं इसको यहाँ पे कॉल भी कर लेती हूँ डेफिनेटली, क्योंकि फंक्शन डिक्लेयर किया तो मैं कॉल भी लाजमी करूंगी, ठीक है? मैंने इसको कॉल कर लिया, तो ये 90 आ रहा है, ठीक हो गया। और अगर मैं इसको क्लिक करूंगी, दूसरा फंक्शन भी कॉल हो रहा है, ये 90 आ रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है? ये तो सिंपल फंक्शन मैंने बनाया, जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर विदाउट पैरामीटर्स। अब यहाँ पे पैरामीटराइज फंक्शंस आते हैं जिसमें पैरामीटर्स पास होते हैं। एक तरीका ये होता है कि मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू दे दूं, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट अंदर इनिशियलाइज कर दूं, ए ये है, बी ये है, सी ये है। एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पर आऊं और मैं आके ऊपर दे दूं, यहाँ पे पैरामीटर्स में ए भी, बी भी, ठीक है? अब सी मैंने अंदर इनिशियलाइज किया, चाहूँ तो मैं यहाँ पे सी भी दे सकती हूँ, ठीक है? सी मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे सी भी दे दिया, और मैं यहाँ पे आके इस तरीके से फंक्शन बना सकती हूँ, पैरामीटर्स यही कॉल कर रही हूँ, ए और बी, ठीक हो गया। और यहाँ पे सी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सी कॉल करती हूँ, ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर अभी हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे मैंने कॉल इसको क्यों नहीं किया, ठीक है? मुझे ये यहाँ पे कॉल करना है, लेट्स से मैं कह देती हूँ कि सी मेरे पास यहाँ है, ठीक है? एक मिनट, सी ये है। अब मैंने इस फंक्शन को जब मैं कॉल करती हूँ और मैं आगे रीलोड करती हूँ, अब आप देखें नीचे फंक्शन कॉल हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है NaN। NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर क्यों आ रहा है यहाँ पे? वजह क्या है? ये नॉट अ नंबर इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है ए और यहाँ पर दिया हुआ है मैंने बी, ठीक है? यहाँ पे मैं कह रही हूँ सी में ए और बी को ऐड कर दो, तो उसको समझ आ रही है कि ए भी है मेरे पास, बी भी है, उसको ऐड भी करना है, लेकिन उसके पास वैल्यूज ही नहीं है। जब वैल्यूज ही नहीं है तो उसको कॉल कैसे करेगा, वो कैसे ऐड करेगा वैल्यूज को, वो कैसे हमें कोई वैल्यू देगा? खुद से तो नहीं दे सकता। तो मैं क्या काम करूंगी, जब यहाँ पे आप वैल्यू को आप मतलब पैरामीटर देते हो, तो आप उन पैरामीटर को वैल्यू पास करते हो जब आप फंक्शन को कॉल करते हो। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पास करती हूँ, यानी कि इस ए को वैल्यू पास करूंगी 23, और मैं लेट से इस बी को वैल्यू पास कर देती हूँ 25। अब क्या हो रहा है कि दोनों वैल्यूज ए भी मैंने दे दी और मैंने बी भी दे दिया। अगर मैं एक वैल्यू देती हूँ दूसरी नहीं देती तो भी ये मुझे कुछ रिटर्न नहीं कराएगा, बिकॉज क्या हो जाएगा, 23 में उसको नहीं पता क्या ऐड करना है, बी की क्या वैल्यू है, ठीक हो गया। तो मैंने दोनों को, जितने पैरामीटर्स आप देते हो उन सबको वैल्यूज पास करते हो। अगर आप जितने पैरामीटर्स दिए उतने वैल्यूज पास नहीं करते तो एरर आता है। यहाँ दो पैरामीटर्स दिए तो दोनों वैल्यूज दूंगी, 23 और 25 दिया, पास किया, तो अब वो मुझे क्या दे रहा है, 48। वजह क्या है कि अब उसको समझ आ रही है फंक्शन कॉल करते वक्त कि यहाँ पे 23 इस ए को मिलेगा, ये 25 वैल्यू पास होगी इस बी के पास। और अब अगर मैंने यहाँ पे आके सी इज इक्वल टू लिखा होता, मुझे आप एक बात बताएं, जो मैंने पहले किया था, जो कि हमने यहाँ पे आके सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, अगर मैं आगे इसको यहाँ पे कॉल करती हूँ, तो सी तो वैसे भी उसके पास ए और बी की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी इस केसेस में 48 आ रहा है। तो मैं इसको लोड करूँ, सी क्या आ रहा है, 48। ये वैल्यू पास करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी ए और बी इनिशियलाइज हुआ था, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ए प्लस बी नहीं देती, मैं यहाँ पे आके दे देती हूँ सिंपल सी, और कंसोल में मैंने दिया हुआ सी। अब मैं आके इसको रीलोड करती हूँ तो अनडिफाइंड आ रहा है। वजह क्या है कि मैंने यहाँ पे सी को वैल्यू पास नहीं की। तो अब अगर मैं सी को दूंगी 67, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 67, लाइक दिस।
तो ये होते हैं हमारे पास पैरामीटराइज्ड फंक्शन, जिनके अंदर हम कुछ ना कुछ पैरामीटर्स पास करवा रहे होते हैं। ठीक हो गया, कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई पैरामीटर पास हो रहा होता है। यहां तक फंक्शंस की समझ आ गई है? अच्छा, समझ आ रही है? अच्छा, ये आपके पास हो गए फंक्शंस। फंक्शंस के बाद हम बेसिक से सिंपल कंडीशन देखेंगे इफ एल्स की, जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत इजी है। लेट्स से मैंने आपको यहाँ पे आके एक वेरिएबल दिया, मैंने आपको कहा हम बेसिक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इतना डिटेल नहीं, हम नेक्स्ट में देखेंगे। a इज इक्वल टू 12, या मैं कह देती हूँ x इज इक्वल टू 20, जो भी आप दे दिया। यहाँ पे मैं आके इफ की कंडीशन लगाती हूँ, मैं कहती हूँ अगर इफ x इज इक्वल टू 20, अगर x की वैल्यू 20 है तो क्या काम कर दो, मुझे अलर्ट आ जाए, जनरेट हो जाए कि वैल्यू ऑफ x इज 20। ठीक हो गया, तो मेरे पास अगर x की वैल्यू 20 होगी तो एक अलर्ट जनरेट हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्योंकि 20 है तो मेरे पास अलर्ट जनरेट हो रहा है। अगर तो x की वैल्यू मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ, 20 के बजाय 30 या कुछ और कर देती हूँ, तो अब इस केस में मेरे पास अलर्ट जनरेट नहीं होगा। अच्छा, फिर भी हो रहा है, 1 मिनट, शायद हमने सही तरीके से सेव नहीं। ओके, इसको नहीं होना चाहिए, इक्वल इक्वल कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, आप इक्वल ऑपरेटर नहीं लगाते, इक्वल इक्वल लगाते हो। ठीक है, दो ऑपरेटर्स लगाते हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरे पास x की वैल्यू अगर इक्वल इक्वल आ जाती है उसके 30 के, तो इस केसेस में यहाँ 20 के वैल्यू इक्वल आ रही है और ऊपर 30 है, तो ये कंडीशन गलत हो रही है, तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। और अगर ये कंडीशन मैच करेगी तो वो कराएगा। तो अगर आप कुछ ऐसा करना चाह रहे होते हैं कि अगर कोई वैल्यू आपकी मैच कर रही है, ठीक है, 1 मिनट से, ओके, तो अगर वैल्यू हमारे पास, अच्छा, ये उस केस में हमारे पास कंडीशन ट्रू हो रही है कि x की वैल्यू अगर 20 है तो ठीक है। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि हम अगर कोई ऐसी कंडीशन, ये हम यहाँ तब लगाते हैं कि अगर मुझे कोई ऐसी चीज सेटिस्फाई करनी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहती हूँ कि अगर मुझे जो है, अगर तो नंबर मेरे पास मतलब कि मुझे ये चीज शो करवा दें, कोई वेरिएबल ले लें, यूजर से नंबर ले लें। ठीक है, मैं आपको कहती हूँ कि लेट से यूजर से नंबर लें और यूजर जो नंबर इंटर करे उसके ऊपर कंडीशन लगा के बताएं कि क्या वो नंबर उसने जो इंटर किया वो इवन है या ऑड है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, तो हम किस तरह ये प्रिंट कराएंगे कि हम ये चीज इस तरीके से प्रिंट कराएंगे कि यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले तो यूजर से नंबर लेने का तरीका क्या होता है। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जब यूजर से नंबर ले रहे होते हैं तो यूजर से नंबर लेने का तरीका ये होता है कि मैं यूजर से इनपुट ले रही हूँ। तो लेट से मैंने यहाँ पे आके कह दिया कि इनपुट ले रही हूँ मैं, इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है, तो मैं इनपुट ले रही हूँ फ्रॉम यूजर। ठीक है, यूजर, जी जी, आके सबकी स्टक स्क्रीन, ओके, जल्दी से कॉल भी एंड होने गया। अच्छा, इनपुट फ्रॉम यूजर लेंगे, यूजर से अब मैंने इनपुट अगर लेनी है तो मैं सिंपल चीज यूज करती हूँ जो कि है विंडो डॉट प्रॉम्प्ट। समझ आ गई? विंडो डॉट प्रॉम्प्ट क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है। अब मैं इसके अंदर आके सबसे पहले यूजर को कुछ ना कुछ दूंगी, मैं कहूंगी इंटर आ नंबर। ठीक हो गया, मैंने आगे क्या कहा, इंटर आ नंबर। ठीक है, तो मैं जैसे इसको रीलोड करूंगी तो यूजर सबसे पहले मुझसे कहेगा इंटर अ नंबर, ये विंडो डॉट प्रॉम्प्ट पे मैं इंटर आके नंबर करूंगी 32 और ओके। अब यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे नंबर शंबर कुछ आया नहीं है, ना लॉग पे ना कुछ, और रीजन नहीं है कि मैंने लॉग पे कुछ करवाया ही नहीं है। तो मैं अगर लॉग पे आके कहती हूँ इनपुट फ्रॉम यूजर, तो जो नंबर मैं इनपुट करूंगी, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर जो कि 32 है, वो मेरे पास किधर आ जाएगा, कंसोल में। समझ आ गई है? तो मैंने क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट ले रही हूँ। अब आप एक चीज और देखेंगे कि एंड होगी मीटिंग, फिर से ज्वाइन करते हैं, थोड़ा सा ये वाइंड अप कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। कोड है PQW CEXJCRS। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं कि यूजर से हमने इनपुट ली। अब मैंने मिसाल के तौर पे आकर ये यूजर जो है, जो इनपुट उसने दिया वो यहाँ पे आ रहा है, मैंने आके कहा कि 50 लिखती हूँ, ओके करती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 50 आ रहा है।
अब ये इनपुट यूजर दे रहा है, जब मैं यूजर से इनपुट ले रही हूँ तो यूजर अपनी मर्जी का नंबर देगा यहाँ पे। अब एक और प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से मैं आके रीलोड करती हूँ और मैं आके आके लिखती हूँ कुछ भी। अब एक मजे की चीज मैं आपको बताती हूँ, वो क्या है कि अगर यहाँ पर मैं आती हूँ और मैं आके कह देती हूँ कि इसी तरीके से कॉपी करती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ इनपुट फ्रॉम यूजर वन और ये इनपुट फ्रॉम यूजर टू, ठीक है। इंटर फर्स्ट नंबर में यहाँ पे आके लिख देती हूँ, लेट्स से यूजर फर्स्ट नंबर इंटर करेगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि इंटर करो सेकंड नंबर, ठीक हो गया। तो यूजर सेकंड नंबर इंटर करेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि इंटर फ्रॉम मतलब यूजर वन जो दे रहा है वो उसके अंदर प्लस करो जो कि इनपुट फ्रॉम यूजर टू है। अब आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी कि बड़ी क्लियर सी चीज आ रही होगी, वो ये कि जब मेरे पास जाहिर सी बात है मैं पहली इनपुट ले रही हूँ तो पहला नंबर इंटर करेगा, दूसरी ले रही हूँ दूसरा नंबर इंटर करेगा, एंड देन तीसरी, तो दोनों को जब मैं ऐड करी हूँ तो मेरे पास कंसोल पे सम आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आगे इसको रीलोड करती हूँ और वो कहता है कि पहला नंबर लिखो, मैंने पहला नंबर लिखा 25, ओके। दूसरा नंबर मांगा, दूसरा नंबर दिया 25, 25 प्लस 25 इज 50। मैं ओके करूंगी, यहाँ पे आ रहा है 25 25, वजह क्या है, उसने मुझे रिटर्न में 50 क्यों नहीं दिया? वजह ये है कि जब आप बाय डिफॉल्ट इनपुट लेते हो तो ये आपके पास एक स्ट्रिंग लेता है इनपुट, समझ आ गई? जैसे मैं यहाँ पे दे रही हूँ, तो अगर आपने इस स्ट्रिंग को जो है वो इंटीजर में करना है ये, तो आप कहेंगे पार्स इंट। पार्स इंट का फंक्शन क्या करता है कि जो भी चीज आप इसके अंदर दोगे वो किस में लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा इनटू इंटीजर, ठीक हो गया। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ टू इंटीजर। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी एक सबसे पहले मेथड लूंगी जो कि होगा पार्स इंट के नाम से बिल्डिंग, ठीक हो गया। और उस पार्स इंट के अंदर मैं आके ये चीज दे दूंगी जो कि आपके पास ये है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मैंने जो लिए हैं बेसिकली इनपुट फ्रॉम यूजर वन लिया और इनपुट फ्रॉम यूजर टू लिया, अब मैं इन दोनों के अंदर जब सम करा रही हूँ और इसको मैंने पार्स इंट करके इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, तो अब अगर मैं आके देती हूँ 25 और अब मैं देती हूँ 25, तो ये आपको शो करेगा 50, समझ आ गई है? तो अगर आप यूजर से नंबर ले रहे हैं तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि मेरे पास यहाँ तक तो यूजर से नंबर इजी आ रहा है, ठीक है। ये सम अब आपने नहीं करवाना, ठीक है। ये नंबर अभी आपने सम नहीं करवाना। आपने बेसिकली लेट्स से आप ये भी कह सकते हैं कि इसके सम को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। तो या चाहे, लेकिन मैंने आपको ये बात बोली थी कि अगर यूजर जो है वो इंटर करे वैल्यूज, ठीक है, तो वो वैल्यू आपने ये बतानी है कि वो इवन है या ऑड है। तो मैं पहले नंबर ही फर्स्ट नंबर के साथ ही ट्राई कर लेती हूँ कि वो इवन इंटर करेगा या ऑड इंटर करेगा, फॉर एग्जाम्पल। तो उस केसेस में मैं करूंगी इफ, ठीक है, अगर तो ये नंबर जो कि मेरे पास वेरिएबल है, ठीक है, ये मैं कहूंगी कि अगर तो ये एग्जिस्ट करता है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे लेट से अलर्ट शो करा देती हूँ कि नंबर इज इवन, सेव करा लेती हूँ। अब तो अगर ये इनपुट फ्रॉम यूजर वन होगा, ये तो सिंपल सी बात है, मैंने यूजर वन दिया है ना 23 और यूजर टू भी कुछ दे देती हूँ, तो क्योंकि उसको 23 मिला है तो वो मुझे अलर्ट शो करा रहा है कि नंबर इज इवन, ये एम्प्टी नहीं है, समझ आ रही है? तो अगर मैं यहाँ पर आके मुझे कंडीशन ये नहीं लगानी थी, मुझे ये बताना था कि नंबर इवन है या ऑड है। तो इवन के केसेस में क्या होता है कि अगर आपका नंबर मॉड्यूलस होता है टू के साथ, मतलब पूरा का पूरा टू के ऊपर डिविजिबल बाय है, मेरा नंबर है 12, 12 किससे साथ होता है? टू सिक्स आर 12, टू थ्री आर 6, टू टू आर 1 और टू वन आर 2, यानी कि वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है 12। अगर मैं बात करूँ थ्री की, तो थ्री आपका ऐसा नंबर है जो कि टू के ऊपर पूरा डिविजिबल बाय नहीं है, टू वन आर 2 तो पीछे वन बच जाता है, तो थ्री आपके पास ऑड नंबर है और टू आपके पास 12 आपके पास इवन नंबर है, क्योंकि इवन पूरा का पूरा टू पे डिविजिबल होता है। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगी मॉड्यूलस इसका दूंगी, ठीक है, कि अगर इसका टू के साथ मॉड्यूलस, ठीक है, इक्वल आता है रिमाइंडर जीरो, यानी कि पूरा का पूरा डिविजिबल बाय होता है। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो पूरे डिविजिबल नहीं होते, तो अगर ये पूरा का पूरा मॉड्यूलस टू के साथ इसका जीरो आ जाता है तो इसका मतलब है ये नंबर इवन है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे आगे नंबर दिया 12, अब 12 इवन नंबर है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी दे दें तो नंबर आ गया इवन। अगर मैं आके इसको रीलोड करती हूँ और अब मैं आके कोई और नंबर देती हूँ विच इज 3, ठीक है, और मैं ओके करती हूँ, यहाँ पे भी कुछ दे देती हूँ, अब नंबर इज इवन नहीं आया।
वजह क्या है? क्योंकि मेरे पास ये उसका मॉड्यूलस 0 नहीं आया। तो ये होता है हमारे पास, ये तो मैंने एज़ एन इनपुट एग्ज़ाम्पल दी कि आप यूज़र से इनपुट ऐसे लेते हैं और आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसे काम करती है कि अगर आपने कोई कंडीशन चेक करनी है तो आप इफ की कंडीशन को यूज़ करते हो। अगर ये कंडीशन ठीक नहीं है, आपने कंडीशन ये वाली गलत डाली है, तो हम कहते हैं कि इसके अगेंस्ट एल्स आ जाए और एल्स के अंदर आप उसके अगेंस्ट कुछ शो करवाते हो कि अगर नंबर इवन नहीं है तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इवन ना हो तो उसको कह दें कि नंबर ऑड है। तो अगर इफ की कंडीशन गलत हो जाती है तो एल्स लाजमी चलता है। एल्स उस केस में चलता है जब कुछ कोई भी कंडीशन ठीक नहीं होती, समझ आ गई? तो एल्स आपका लाजमी चलेगा ही चलेगा, लेकिन तब चलेगा अगर कोई कंडीशन आपकी सारी की सारी गलत हो जाती है। अगर तो सही है फिर नहीं चलता, समझ आ गई? तो दिस इज हाउ वी डिक्लेयर फंक्शंस एंड दिस इज हाउ वी कॉल फंक्शंस। हमारे पास पैरामीटराइज फंक्शंस होते हैं, हम उनको पैरामीटर्स पास करते हैं, इनपुट लेते हैं यूजर से और उस इनपुट को चेक करने के लिए या किसी भी चीज को चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जिसको हम कहते हैं इफ और एल्स, इफ एल्स की कंडीशनल स्टेटमेंट। हमारे पास आगे लैडर एल्स स्टेटमेंट्स भी आती हैं जिसमें मल्टीपल इफ एल्स होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में देखेंगे इफ एल्स। फिल वक्त मैंने एक ओवरव्यू दिया है। आपका मेन फोकस फंक्शंस पे होना चाहिए कि फंक्शंस क्या होते हैं, पैरामीटराइज फंक्शंस कौन से होते हैं और दूसरे फंक्शंस कौन से होते हैं, यूजर से इनपुट किस तरीके से लेनी है। बहुत छोटी सी टॉपिक्स हमने कवर किए, 3 बाकी तो हमने प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्ड कवर किया है, ठीक है। इसके अगेंस्ट मैं आपको कुछ टास्क दूंगी फंक्शन की रिगार्डिंग, आपने वो लाजमी करने हैं नेक्स्ट क्लास से पहले पहले।